ली थी। आज हम बात करेंगे खत्रिय जाति के विस्तार और विभाजन के बारे में। हमने देखा था कि खत्रिय जाति जो है सप्त सैंधव यानी पंजाब, सिंध, कश्मीर, हिमाचल, अफगानिस्तान तक के एरिया को कवर करती है। वहीं से पूरे भारत में फैली और फैलते समय जब आज के तारीख में हम देखते हैं तो हमें भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं भिन्न भिन्न वर्गों के। इतिहास को समझने में हमें राय बहादुर अमीचंद जी, फिर मोतीलाल जी सेठ, जिनका साहित्य वैसे तो उर्दू में है जो कि उस समय की भाषा थी, और उसमें के जो आर्टिकल थे उनसे जानकारी मिलती है कि ये जो खत्रिय समाज है इसका जो विस्तार हुआ, मूल उसके पीछे आधार था भारत पे हुए हमले। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ, उसके बाद महमूद गजनवी का हुआ, घोरी का हुआ, और एक बार नहीं 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। उनका उद्देश्य केवल धन लूटना था, जितना वो सोना गोल्ड भारत से ले जा सकते थे उन्होंने पूरा प्रयास किया कि ले जाएं। लेकिन इतनी उथल पुथल में एक बड़े वर्ग को जो है विस्थापित होना पड़ा। दूसरा आधार क्या था कि आखिर विस्थापित क्यों हुए? इसका कारण था कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव, बौद्ध मत में अहिंसा को जो है प्रमुखता दी गई थी। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत से बाहर भेज दिया था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ तो जो बौद्ध मत को मानने वाले लोग थे उन्होंने उनको विरोध नहीं किया, रास्ता दे दिया आने का, और परिणाम ये रहा कि बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए। आज जब इस इतिहास की बात कर रहे हैं तो 3 महापुरुषों को हम विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। पहले हरित ऋषि, जिन्होंने बप्पा रावल को तैयार किया और जिनके फलस्वरूप बप्पा रावल ने अरब की सेना को अरब तक पहुंचा दिया और 300 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हो पाया। दूसरा हम याद करेंगे शंकराचार्य जी को। उन्होंने जब भारत के चारों कोनों पे 4 मठ स्थापित किए और माउंट आबू में यज्ञ हुआ जिसपे राजपूत समाज की उत्पत्ति मानी जाती है, उनको वापस क्षत्रिय संस्कारों से नवाजा गया, क्षत्रिय संस्कार दिए गए। ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। फलस्वरूप आज ईरान, इराक जैसे हमारे हालात नहीं हुए और भारत की सभ्यता और संस्कृति जीवित रही। परंतु खत्रिय जाति के जो लोग अपने क्षेत्र से निकले, जब वो राजस्थान में आए तो राजस्थानी खत्रियोड़ा कहलाया, गुजरात में तो गुजरात का कल्चर उन्होंने अपना लिया, और यहाँ तक कि जो वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया वो आज भी अपने आप को मुस्लिम खत्री कहते हैं और सूफी सिद्धांतों को मानते हैं। कट्टरपंथ उनमें कम है लेकिन उनके नाम के साथ अपने साथ खत्री लगाते हैं। तो हमारे ही समाज से निकले हुए बंधु हैं। दूसरा जो विभाजन है 5 जाति का, 6 जाति का, 12 जाति का, 52 जाति का, इसके पीछे क्या आधार है? इसके पीछे आधार है भारत की वैज्ञानिक सोच। प्राचीन भारत जो है महाजनपदों में बटा था और इन महाजनपदों में कठ, सांखल जैसे जनपद थे, वहाँ गणतंत्र का सिद्धांत था। प्रजातांत्रिक पद्धति से चुनाव होता था और मुखिया का चुनाव होता था, और ऐसा ही खत्रिय जाति के इन दलों में होता था। जो 5 जाति है, 6 जाति है, 12 जाति है, 52 जाति है, उतनी जातियों का समूह था और उसी के प्रतिनिधि को चुनाव वो किसी भी विषय पर विचार विमर्श के लिए करते थे। ऐसा ही हम देखें कि दिलवाली खत्रिय समाज, तो 1546 में हमें पहला उल्लेख मिलता है मथुरा और अपने हरिद्वार के पंडों की बहियों के अंदर कि दिलवाली जो है दिलवाल क्षेत्र के ये खत्रिय हैं जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक स्थान है। ऐसे ही भाटिया खत्रिय जो हैं पटनेर से संबंध रखते हैं, उस इलाके विशेष के हैं, क्षेत्र विशेष के, इसलिए हमने भाटिया खत्रिय बोलते हैं। सूरी खत्रिय हैं वो सूर्यवंशी हैं। जो सुरीन है वो भी सूर्यवंशी कहलाते हैं, इसीलिए उन्हें सुरीन कहा जाता है या सरीन कहा जाता है। तो खत्रियों का विभाजन जो है क्षेत्र के आधार पर हुआ। जिस क्षेत्र में वो गए वहाँ पर वो उस कल्चर को भी उन्होंने अपनाया
और अपनी पुरानी परंपरा को ध्यान रखा। जैसे लोहाना खत्री हम कहते हैं, तो लोहाना खत्री लाहौर से निकले, पूरे भारत में फैले, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपने उस सिद्धांत को याद रखा कि खत्री समाज में पहचान के लिए चूड़े का भी एक आधार है। लाल रंग का चूड़ा पहनते हैं शादी विवाह के समय, या सफ़ेद रंग का पहनते हैं। वो भी क्षेत्र का परिचायक है कि कौन उत्तर से आया, कौन दक्षिण से आया। ऐसा ही विभाजन साथियों हम देखते हैं। खत्री समाज का एक समूह है ब्रह्म खत्री। अब बहुत से इतिहासकार जो वर्तमान में वामपंथी इतिहासकार हैं या ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े लोग थे, वो ब्रह्म खत्री का संबंध ब्राह्मण से लगा देते हैं। उदाहरण के लिए राजा दाहिक सेन के लिए भी ब्राह्मण राजा लिखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या भेद है कि जिन खत्रियों ने बौद्ध मत को अपना लिया, उन्हें अवैदिक खत्री कहा गया, और जिन्होंने बौद्ध मत को नहीं अपनाया और अपने क्षत्रिय धर्म को अपनाते रहे, हथियारों को अपने साथ रखा, अहिंसा के सिद्धांत को नहीं अपनाया, वो सभी ब्रह्म खत्री कहलाए। इसीलिए कई पुस्तकों में इसे वैदिक और अवैदिक भी कह दिया गया। वैदिक और अवैदिक का मतलब ही इतना ही है कि अहिंसा के सिद्धांत को न अपना करके जिन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को अपनाए रखा, तो वैदिक कहलाए। उन्हीं ही राजाओं को ब्रह्म खत्री या ब्रह्म राजा कह दिया। जैसे दाहिक सेन को ब्राह्मण वर्ग से जोड़ दिया, या ब्रह्म क्षत्रियों को ब्रह्म नाम जो इसलिए दिया गया कि उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। अभी जो ब्रह्म खत्री हैं, इनका पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लगा हुआ है। आज भी जो ब्रह्म खत्री समाज की जो कुल देवी है हिंगलाज माता, उनका मंदिर वहाँ विद्यमान है, और वहाँ पर जो पूजा होती है उसे केवल ब्रह्म खत्री लोग ही नहीं करते, उनकी संख्या तो बहुत कम है। सभी लोग आ गए, जहाँ पहुँच गए वहीं उन्होंने अपने मंदिर बना लिए। तो वहाँ जो मुस्लिम समुदाय है वो उसकी पूजा करता है, वो उसको हज का एक केंद्र मानता है, और नानी का हज के नाम से वो क्षेत्र प्रसिद्ध है हिंगलाज माता का। और वहाँ पर नियमित जो है दर्शनार्थी आते हैं, उसमें 90% 95% मुस्लिम समाज के हैं, और वही है कि उनका आधार वही था, और वही ब्रह्म खत्री क्षेत्र है जहाँ से ब्रह्म खत्री समाज के लोग निकले और पूरे भारत में फैले। इस प्रकार खत्रियों के भिन्न भिन्न समूह हैं पूरे भारत में। जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर उन्होंने अपनी कल्चर को याद रखते हुए पुरानी कल्चर को भी अपनाया। जैसे अरोड़ा खत्री समाज राजस्थान का, वो आज भी जो है वरुण देवता को याद करता है, सिंधु नदी को याद रखता है, उसी अनुरूप अपनी परंपराओं को पालन करता है। ये तो था साथियों अपने खत्री जाति का विभाजन और विस्तार। अगले वीडियो में हम महर्षि कश्यप के बारे में बात करेंगे, बहुत ही रोचक जानकारी होगी।